मैं छोटा था तब हमारे गांव में एक अजीब मान्यता थी। लोग कहते थे कि सावन की 15वीं रात बुरी आत्माएं औरत का रूप धरकर लोगों के घर आती हैं। अगर कोई उन्हें पहचान नहीं पाया तो वह उनकी अगली शिकार बन जाता है। उस दिन शाम ढलने ही वाली थी, तभी मैंने देखा कि हमारे आंगन के बाहर एक सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके हाथ में एक टूटा हुआ कटोरा था। वह बोली, बेटा क्या तुम ही चिराग हो? उसकी आवाज बहुत भारी और डरावनी थी। मैंने सिर हिलाकर कहा, हाँ। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, तो ठीक है, मुझे तुम पर तरस आ गया। अपने घर से आधा कटोरा कच्चा चावल दे दो। ध्यान रहे कच्चा चावल ही देना, गलती मत करना। जब उसने कच्चा चावल कहा तो उसकी आंखें असामान्य रूप से बड़ी हो गईं। आज 15 जुलाई थी। आज किसी भी हालत में चावल उधार नहीं देना था। मेरे इतना सोचते ही बूढ़ी औरत के चेहरे की मुस्कान जम गई। वह गुस्से में बोली, तू ये क्या कर रहा है? जल्दी जा और मेरे लिए कच्चा चावल लेकर आ। घर से निकलने से पहले दादी ने मुझे सख्त हिदायत दी थी, आज अगर कोई भी चावल मांगने आए तो बिल्कुल मत देना और किसी भी हालत में आंगन के बाहर मत निकलना। बूढ़ी औरत की आंखों में अजीब सी डरावनी चमक थी, लेकिन अगले ही पल उसने अपना चेहरा बदल लिया और रोते हुए बोली, बेटा मुझे 3 दिन से खाना नहीं मिला, मैं भूख से मर जाऊंगी, मेरी मदद कर दो। वह रोने की आवाज निकाल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर आंसू नहीं थे। वह मुस्कुरा रही थी। दादी ने बताया था, भूत कभी रोते नहीं, वे रोने का अभिनय भी नहीं कर सकते, चाहे उनकी आवाज कितनी भी दर्दनाक क्यों न लगे। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान ही रहती है। मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई, सारा शरीर कांप उठा। सचमुच भूत मेरे घर आ गया था। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, दादी आप मत रोइए, मैं अभी आपके लिए चावल लेकर आता हूँ। जब भूत चावल मांगने आए तो कभी घबराना नहीं चाहिए। उसे यह एहसास नहीं होने देना चाहिए कि तुम पहचान चुके हो कि वह इंसान नहीं है। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, शाबाश बेटा, जल्दी जाओ और याद रखना कच्चा चावल ही लाना। मैंने सिर हिलाया, मुड़ा और सीधे पूर्व वाले कमरे की तरफ भागा। कमरे का दरवाजा बंद किया, फिर पीछे वाली खिड़की से कूदकर बाहर निकल गया। मैं गांव की पगडंडी से भागता हुआ सरपंच के घर की तरफ दौड़ा। आज सरपंच के घर नया मकान बन रहा था। मेरे दादाजी और दादी भी वहीं काम में हाथ बटा रहे थे। पता नहीं मैं कितनी देर तक भागता रहा। आखिरकार सरपंच के घर पहुंच गया। दादाजी ने मुझे देखते ही पूछा, अरे चिराग क्या हुआ, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? मैं हाँफते हुए बोला, दादाजी भूत मेरे घर आ गया है। मेरी बात सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। सबके चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगा। दादाजी ने घबराकर पूछा, चिराग तूने ठीक से देखा था? मैंने बिना झिझके कहा, हाँ, वो एक बूढ़ी औरत का भेष बनाकर आई थी। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि धनाक सरपंच की पत्नी के हाथ से लोहे का तसला नीचे गिर पड़ा। सरपंच झुंझलाकर बोला, ये क्या कर रही हो? एक तसला भी ठीक से नहीं पकड़ा जाता। लेकिन उसकी पत्नी का चेहरा फट पड़ चुका था, वह कुछ छिपा रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, भाभी आज दिन में कोई बूढ़ी औरत आपके यहाँ चावल मांगने तो नहीं आई थी? उसके हाथ कांपने लगे। वह काफी देर तक कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा। दादाजी ने ऊंची आवाज में कहा, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ, जल्दी सच बताओ। वह हकलाते हुए बोली, नहीं कोई नहीं आया था। दादाजी गंभीर होकर बोले, अगर कोई नहीं आया तो तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? इस बात पर झूठ बोलना बहुत भारी पड़ सकता है। सरपंच भी गुस्से से अपनी पत्नी को घूरते हुए बोला, अगर झूठ बोला तो अच्छा नहीं होगा। सरपंच की पत्नी ने पहले अपने पति की ओर देखा, उसकी नजरें अजीब थीं। फिर उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोली, भैया सच कहूँ तो आज दिन में सचमुच एक बूढ़ी औरत चावल मांगने आई थी। मैंने सोचा कि आज घर में नया मकान बन रहा है, इसलिए शुभ काम समझकर उसे चावल दे दूं। लेकिन जैसे ही मैं अनाज वाले कमरे में पहुंची, मुझे याद आया कि आज 15 जुलाई है, इसलिए मैंने उसे आधा कटोरा पके हुए चावल दिए। उसने लेने से मना कर दिया, मुझे गालियां दी और वहां से चली गई। उसकी बात सुनकर गांव के ज्यादातर लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन मेरे दादाजी के चेहरे पर चिंता अभी भी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, अभी अंधेरा होने वाला है, पहले ये पता लगाना होगा कि कहीं वह बुरी आत्मा आंगन के अंदर तो नहीं घुस गई। सरपंच बोला, भाई साहब क्या आपको मेरी पत्नी पर भरोसा नहीं है? दादाजी ने शांत स्वर में कहा, भरोसा नहीं होने की बात नहीं है, मुझे डर है कि कहीं उस भूत ने इसे धोखा तो नहीं दे दिया। कहीं ऐसा ना हो कि इसे लगा हो कि इसने पके हुए चावल दिए हैं, लेकिन असल में इसने कच्चे चावल ही दे दिए हों। गांव के बुजुर्ग कहा करते थे कि ताकतवर भूत इंसानों की आंखों पर माया जाल डाल सकते हैं। सरपंच ने खांसते हुए पूछा, तो अब क्या करें? दादाजी बोले, आधा कटोरा पानी लाओ और एक लकड़ी की चॉपस्टिक यानी एक सीधी लकड़ी या डंडी, उस डंडी को पानी से भरे कटोरे में सीधा खड़ा कर दो। अगर डंडी अपने आप सीधी खड़ी हो जाए तो समझ लेना कि भूत आंगन में घुस चुका है और अंधेरा होते ही किसी की जान लेने वाला है। लेकिन अगर डंडी खड़ी न हो तो समझो आंगन पूरी तरह सुरक्षित है। चिराग जाकर एक कटोरा और एक लकड़ी की डंडी ले आ। इतने में सुनीता भाभी घबराकर बोली, मैं ले आती हूँ, चिराग से कहीं बर्तन गिर ना जाए। इतना कहकर वह जल्दी जल्दी अनाज वाले कमरे में गईं और थोड़ी देर बाद कटोरा और डंडी लेकर वापस आ गईं। दादाजी ने डंडी को पानी से भरे कटोरे में खड़ा कर दिया। गांव के सभी लोग कटोरे को टकटकी लगाकर देखने लगे। कुछ मिनट बीत गए लेकिन डंडी सीधी खड़ी नहीं हुई। सुनीता भाभी बोली, देख लिया ना, मैंने पके हुए चावल ही दिए थे, अब तो तसल्ली हो गई। इतना कहकर वह कटोरे का पानी फेंकने लगी। दादाजी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, बहू इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। सुनीता भाभी बोली, भैया सबने अपनी आंखों से देख लिया, डंडी खड़ी नहीं हुई। अगर सच में भूत आंगन में आया होता तो अब तक डंडी खड़ी हो जाती। सब लोग पूरे दिन से काम कर रहे हैं, पहले खाना खा लेते हैं। दादाजी ने सिर हिलाया। ताकतवर भूतों के पास कई तरह की शक्तियां होती हैं, ऐसे मामलों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सुनीता भाभी ने गुस्से से दादाजी की तरफ देखा। मुझे तो लगता है आप बेवजह बात बढ़ा रहे हैं। मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैंने पके हुए चावल दिए थे, आखिर आपको और क्या चाहिए? इतना कहते ही उनकी आंखों से आंसू निकल आए। वैसे भी वह गांव की सीधी सादी और शांत स्वभाव की औरत थी। उन्होंने कभी किसी से झगड़ा नहीं किया था, इसलिए गांव के ज्यादातर लोग भी उन्हीं का पक्ष लेने लगे और दादाजी से ज्यादा जिद न करने को कहने लगे। तभी सरपंच का बेटा रोहित आगे आया और दादाजी की तरफ उंगली करके बोला, बूढ़े बाबा हमारे घर नया मकान बन रहा है और आप यहाँ अशुभ बातें फैलाकर माहौल खराब कर रहे हैं। मेरी माँ ने कह दिया कि उन्होंने पके हुए चावल दिए थे, फिर भी आप बार बार वही बात दोहरा रहे हैं, आखिर चाहते क्या हैं? सरपंच ने डांटते हुए कहा, रोहित अपने दादाजी से ऐसे बात करते हैं, जरा भी तमीज नहीं है। रोहित गुस्से से मुंह फेरकर चुप हो गया। दादाजी बोले, बहू मैं ये सब पूरे गांव की भलाई के लिए कह रहा हूँ। आज सावन की 15वीं रात है, ये कोई आम दिन नहीं है। आज भूत इंसान का रूप नहीं धरते, बल्कि इंसान जैसे ही दिखाई देते हैं। उन्हें नंगी आंखों से पहचानना नामुमकिन होता है। अगर अंधेरा हो गया तो
बहुत देर हो जाएगी। सूरज डूबने ही वाला था। चारों तरफ हल्का अंधेरा छाने लगा था। सरपंच ने लंबी सांस लेकर पूछा, भैया फिर अब क्या करें? दादाजी बोले, तुम्हारे नए मकान की मुख्य बीम आम लकड़ी की नहीं, पवित्र लकड़ी की बनी है। ऐसी लकड़ी बुरी आत्माओं को दूर रखती है। अगर उसका एक छोटा टुकड़ा काटकर दरवाजे पर रख दें तो भूत अंदर नहीं आ पाएगा। आज रात कोई भी घर के अंदर नहीं जाएगा। सुबह होते ही सब ठीक हो जाएगा। इतना सुनते ही रोहित गुस्से से चिल्लाया, आप पागल हो गए हैं क्या? घर की मुख्य बीम घर की रीढ़ होती है, उसे निकालना पूरे परिवार के लिए अशुभ होता है। क्या आप चाहते हैं कि हमारा परिवार कभी सिर उठाकर न जी सके? फिर वह सरपंच की तरफ मुड़ा, पिताजी ये जानबूझकर झगड़ा करने आए हैं, इन्हें यहाँ से भगा दीजिए। सरपंच ने सख्त चेहरे से कहा, भैया ये कैसा उपाय है? क्या कोई भी घर की मुख्य बीम यूं ही निकाल देता है? दादाजी बेचैन होकर बोले, सरपंच अंधेरा होने वाला है, हमारे पास समय नहीं है। सोचो, इंसान की जान ज्यादा कीमती है या लकड़ी का एक टुकड़ा? सरपंच बोला, आप खुद भी तो पक्का नहीं कह सकते कि भूत अंदर आया है, फिर मैं इतनी बड़ी बात क्यों मानूं? कुछ पल रुकर उसने कहा, मुझे तो लगता है आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। मैं भी कुछ पल के लिए हैरान रह गया। मैं बदला किस बात का लूंगा? सरपंच ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें अच्छी तरह पता है आज मेरे घर का शुभ दिन है। मैं कोई अशुभ बात नहीं सुनना चाहता। जिसे रुकना है रुके, जिसे जाना है चला जाए। इतना कहकर उसने अपनी पत्नी से कहा, जल्दी खाना बनाओ, सब लोग भूखे हैं। सुनीता भाभी ने सिर हिलाया और गांव की कुछ और औरतों को लेकर अनाज वाले कमरे में चली गईं। गांव के लोग छोटे छोटे झुंड बनाकर बातें करने लगे। दादाजी अकेले खड़े रह गए। दादी उनके पास आकर बोली, अब बस भी कीजिए, सरपंच को नाराज करेंगे तो आगे मुश्किल हो जाएगी। लेकिन दादाजी की दाहिनी आंख लगातार फड़क रही थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मुझे पूरा यकीन है भूत आंगन में घुस चुका है, वह बस अंधेरा होने का इंतजार कर रहा है। आसपास खड़े लोगों ने सुन लिया। वे बोले, बिना सबूत के लोगों को डराइए मत। दादाजी ने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोले, चिराग चुपचाप आधा कटोरा पानी और एक डंडी लेकर आ, ध्यान रहे सुनीता बहू को पता न चले। मैं एक बार फिर से जांच करूंगा। दादी ने आह भरते हुए कहा, ठीक है मैं लेकर आती हूँ। थोड़ी ही देर में दादी कटोरा और डंडी ले आई। दादाजी ने फिर से डंडी को पानी में खड़ा कर दिया। कई मिनट तक कुछ नहीं हुआ। मैंने सोचा शायद इस बार भी कुछ नहीं होगा, लेकिन तभी डंडी अपने आप बहुत धीरे धीरे सीधी खड़ी होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ उससे पकड़कर ऊपर उठा रहा हो। दादाजी की आंखें एकदम फैल गईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, भूत भूत आंगन के अंदर आ चुका है। दादाजी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सूरज पूरी तरह डूब गया। कटोरे का पानी जोर जोर से हिलने लगा। जल्दी इधर आओ। डंडी खड़ी हो गई। गांव वाले घबराकर कटोरे के चारों तरफ इकट्ठा हो गए। सरपंच घबराई आवाज में बोला, ये कैसे हो सकता है? दादाजी ने पानी में खड़ी डंडी को देखते हुए कहा, भूत इसी आंगन में है। अगर बता सकता है तो किसी एक दिशा की तरफ इशारा कर। हवा पहले से कहीं ज्यादा तेज चलने लगी। उसकी आवाज बिल्कुल भेड़ियों के रोने जैसी लग रही थी। अंधेरा पूरी तरह छाने वाला था। गांव वाले डर के मारे कांपने लगे। भूत यही है, अब क्या होगा? दादाजी बोले, कोई घबराए नहीं, पहले पता करते हैं कि भूत कौन है, ताकि वो हमें धोखा न दे सके। फिर उन्होंने कटोरे की तरफ देखकर कहा, अगर तू बता सकता है कि भूत कौन है तो किसी एक दिशा की तरफ इशारा कर। इतना कहते ही कटोरे के पानी से काला धुआं निकलने लगा। गांव वालों के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। हर कोई यही सोच रहा था कि कहीं डंडी उसकी तरफ न घूम जाए। समय धीरे धीरे बीता रहा, लेकिन डंडी बिल्कुल नहीं हिली। अंधेरा पूरी तरह फैलने ही वाला था। रोहित बेचैन होकर बोला, अब तक कुछ क्यों नहीं हुआ? आखिर भूत है कौन? उसकी बात खत्म होते ही छटाक कटोरे में खड़ी डंडी बीच से टूट गई। दादाजी का चेहरा उतर गया। डंडी को उस प्रेत ने तोड़ा है। वह अपनी पहचान नहीं बताना चाहता। इसका मतलब वह हम सबके बीच ही छिपा हुआ है। सरपंच घबरा कर बोला, भैया अब क्या करें? दादाजी ने तुरंत कहा, जब तक पूरी तरह रात नहीं हुई है सब लोग जल्दी से पुराने काली माता मंदिर की तरफ भागो। किसी ने घबरा कर पूछा, वो मंदिर तो कई सालों से वीरान पड़ा है, वहाँ कोई पूजा भी नहीं होती, क्या वह सच में भूत को रोक पाएगा? दादाजी का चेहरा गंभीर हो गया। इस समय हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। वह हमें बचा पाएगा या नहीं मैं भी नहीं जानता। तभी किसी ने सुनीता भाभी से पूछा, सच सच बताओ तुमने कच्चे चावल तो नहीं दिए थे? वह रोते हुए बोली, नहीं मैंने सच में पके हुए चावल ही दिए थे। सरपंच गुस्से से चिल्लाया, अब भी सच नहीं बताओगी? इतना कहकर वह उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ा। दादाजी ने तुरंत बीच में आकर उसे रोक लिया। उसे मत मारो, पहले यहाँ से निकलो। अगर हम मंदिर पहुंच गए तो शायद बच जाएं। सरपंच ने तुरंत अपने बेटे रोहित से कहा, रोहित जल्दी जाकर अपने छोटे चाचा को पश्चिम वाले कमरे से बाहर लेकर आ। रोहित दौड़कर अंदर गया, लेकिन कुछ ही पल बाद घबराया हुआ वापस आ गया। पिताजी, छोटे चाचा बाहर आने को तैयार ही नहीं है। सरपंच गुस्से में खुद कमरे के अंदर चला गया। गांव के कुछ आदमी भी उसके पीछे पीछे अंदर गए। सरपंच ने अंदर जाते ही कहा, छोटे ये कैसी जिद कर रहे हो? अंदर महेश चाचा मिट्टी के चबूतरे पर बैठे थे। उन्हें पिछले 7-8 साल से लगवा था। उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था, लेकिन उनकी आंखें अजीब तरह से काली दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें सफेदी नाम की कोई चीज ही न हो। उन्हें देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। महेश चाचा अजीब सी आवाज में बोले, भागने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे कमरे की चौखट पवित्र लकड़ी की बनी है। इंसान अंदर आ सकता है, लेकिन भूत अंदर नहीं आ पाएगा। कमरे में खड़े लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सरपंच ने हैरानी से पूछा, मुझे तो कभी पता ही नहीं था। महेश चाचा बोले, जब पिताजी जिंदा थे उन्हें डर था कि कोई बुरी शक्ति मेरे कमरे में ना आ जाए, इसलिए उन्होंने खास तौर पर यह चौखट बनवाई थी। इसे बने भी 7-8 साल हो गए। इतना कहते हुए उन्होंने कमरे में मौजूद हर आदमी को ध्यान से देखा। उनकी काली आंखें पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। गांव का एक आदमी बोला, महेश तुम्हारी आंखों को क्या हो गया? उनमें तो सफेदी दिखाई ही नहीं दे रही। महेश चाचा शांत स्वर में बोले, 7-8 साल से इस कमरे में पड़ा हूँ, धूप तक नहीं देखी, इसलिए आंखों का रंग बदल गया। अगर डर लगा है तो तुम लोग मंदिर चले जाओ। फिर उन्होंने सरपंच से कहा, भूत इस कमरे में नहीं आ सका, सब लोगों को यहीं छिप जाने दो। सरपंच ने तुरंत कहा, सब लोग जल्दी से अंदर आ जाओ। गांव वाले भागते हुए कमरे के अंदर घुसने लगे, लेकिन सुनीता भाभी वहीं आंगन में खड़ी रह गई। उनका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था, आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था। सरपंच चिल्लाया, अरे वहाँ क्या कर रही हो? जल्दी अंदर आओ। सुनीता भाभी कांपती आवाज में बोली, कोई मेरा पैर पकड़कर मुझे रोक रहा है। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आसमान में जोरदार बिजली कड़की। उसी पल पूरा गांव गहरे अंधेरे में डूब गया। सुनीता भाभी पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने लगी, नहीं मेरे पास मत आना, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। डर के मारे उनका चेहरा पूरी तरह विकृत हो चुका था। मैंने तुम्हें कच्चे चावल नहीं दिए, फिर तुम आंगन के अंदर कैसे आ गए? जल्दी बताओ तुम अंदर कैसे आए? इतना कहते ही आसमान
आसमान में फिर एक जोरदार बिजली कड़की। उसके तुरंत बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश में सुनीता भाभी पूरी तरह भीग गई। तभी उनके होंठ के किनारे से खून की एक पतली धार बहने लगी। अचानक उनकी आंखें बिल्कुल सुन्न और बेजान हो गईं। वह ठंडी नजरों से कमरे के अंदर खड़े लोगों को देखने लगी। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अगला नंबर तुम लोगों का है। इतना कहते ही वह जमीन पर गिर पड़ी और फिर बिल्कुल भी नहीं हिली। सरपंच और उसका बेटा रोहित डर के मारे वहीं जड़ हो गए। दादाजी ने गंभीर आवाज में कहा, कोई बाहर नहीं जाएगा, सुबह होने तक यहीं रहो, आज रात कोई भी नहीं सोएगा। सबने चुपचाप सिर हिला दिया। किसी की भी जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाहर बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। चारों तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। कमरे में मौजूद लोगों को लगा कि अब भूत अंदर नहीं आ सका, इसलिए सबने राहत की सांस ली। लेकिन दादाजी के चेहरे पर चिंता अभी भी साफ दिखाई दे रही थी। वह धीरे धीरे दरवाजे की चौखट के पास गए। उन्होंने चौखट से लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला, उसे मुंह में डालकर चबाया, लेकिन अगले ही पल तुरंत थूक दिया। उनका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। ये चौखट पवित्र लकड़ी की नहीं, बबूल की भी नहीं, ये तो कीकर की लकड़ी की है। पवित्र लकड़ी बुरी आत्माओं को रोकती है, लेकिन कीकर की लकड़ी उन्हें अपनी तरफ खींचती है। दादाजी की बात सुनते ही कमरे में मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। सबकी आंखों में डर उतर आया। मिट्टी के चबूतरे पर बैठा महेश चाचा भी अचानक घबरा गया। वह गुस्से में बोला, दादाजी बेवजह की बातें मत करो, ये चौखट पवित्र लकड़ी की ही है। दादाजी ने सिर हिलाया, नहीं, ये पवित्र लकड़ी नहीं है। जिसे भरोसा न हो वह खुद लकड़ी का टुकड़ा चबाकर देख ले। गांव के बुजुर्ग लकड़ी का स्वाद पहचान लेते थे, उसे चबाकर बता देते थे कि वह किस पेड़ की है। ये सुनते ही महेश चाचा बेचैन हो उठा। वह गुस्से से बोला, कोई भी चौखट को हाथ नहीं लगाएगा, यही चौखट भूत को रोक रही है। जिसे यहाँ नहीं रहना वह बाहर चला जाए। सरपंच ने बिना कुछ कहे चौखट का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा, उसे चबाया और तुरंत थूक दिया। उसका चेहरा एकदम उतर गया। वह काफी देर तक कुछ नहीं बोला। एक आदमी ने घबरा कर पूछा, सरपंच बताइए ये कौन सी लकड़ी है। सरपंच चुप रहा। तभी दूसरे आदमी ने भी लकड़ी का टुकड़ा चबाया। कुछ ही पल बाद वह भी घबरा कर बोला, दादाजी सही कह रहे